हेलो दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में हम ITI फिटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के निमी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करके अपनी तैयारियों को आंक सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वेल्डर ट्रेड का ये जो मॉड्यूल 4 है फिटर फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस में है वो आपको इस प्रैक्टिस टेस्ट के 3rd पेज पर मिलेगा। पहले पेज पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, नाम, ईमेल एड्रेस और अपनी ट्रेड मोबाइल नंबर के साथ। नेक्स्ट पेज पे आपको शीट मेटल मॉड्यूल के क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे नीचे आने के बाद नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको 3rd पेज खुलेगा जिसमें ये वेल्डिंग के क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लास्ट वीडियो में फिटर फर्स्ट ईयर के निमी क्वेश्चन बैंक के 246 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टॉर्शन अकर्स इन वेल्ड डायरेक्शन। वेल्ड दिशा में होने वाली विकृति का नाम क्या होता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं, जिन दो पार्ट्स को हम जोड़ना चाह रहे हैं वेल्डिंग करते हुए, उसमें बहुत सारी विकृतियाँ आती है, मतलब उसकी शेप और साइज़ दोनों खराब हो सकते हैं। साइज़ का मतलब लंबाई में छोटा हो सकता है, चौड़ाई में छोटा हो सकता है उसमें एंगुलर डिस्टॉर्शन, यानी कि जो इस एंगल पे दोनों पार्ट जोड़ना था हमें वेल्डिंग के बाद, वो एंगल बदल जाए। बकलिंग और बेंडिंग के दोष भी विकृतियों में आते हैं। आमतौर पर हमें वेल्डिंग में ये विकृतियाँ मिलती हैं, जिनको कम करने के लिए स्टिफनर या सीक्वेंस वेल्डिंग जैसी टेक्निक्स को अपनाया जाता है। हमसे सवाल में ये पूछा गया है कि अगर वेल्डिंग डायरेक्शन में जो डिस्टॉर्शन आता है उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए ये दो प्लेटें आपके पास हैं और यहाँ आपको वेल्डिंग करनी है, तो वेल्डिंग की डायरेक्शन में डिस्टॉर्शन आएगा या साइज़ में जब कमी आएगी तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। जब भी वेल्डिंग की दिशा में साइज़ कम हो रहा हो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। और जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में आप वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर उसके 90 डिग्री पे यानी कि चौड़ाई की तरफ से अगर साइज़ कम हो रहा हो तो हम उसको ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन कहते हैं, जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है। एंगुलर डिस्टॉर्शन तब होता है, मान लीजिए ये दोनों प्लेटें 180 डिग्री पे जुड़ी हुई हैं। वेल्डिंग करने के बाद अगर दोनों सिरे उठ जाएं तब हम एंगुलर डिस्टॉर्शन कहेंगे। बेंडिंग डिस्टॉर्शन मतलब उसमें ऐंठन आ जाए या बकलिंग आ जाए या उठ जाए, प्लेट टेढ़ी हो जाए, उसको हम बेंडिंग डिस्टॉर्शन कहेंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी। वेल्डिंग दिशा में अगर साइज़ कम हो रहा है उस विकृति को हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 248, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशंस। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का क्या नाम दिया गया है। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो हम वेल्डिंग के लिए एक ग्रूव बनाते हैं, थोड़ा सा किनारों को हम तिरछा काटते हैं, वो कटिंग से ही काटते हैं। तो ग्रूव बनाने के लिए भी हमें किनारों को थोड़ा तिरछा करना पड़ता है और कटिंग के द्वारा ये किया जाता है। हमसे पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या होता है। उसको कहते हैं बेवल। जो वो तिरछा किनारा है उसको बेवल्ड एज कहते हैं और इस प्रोसेस को बेवलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249, आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन फिगर। इस फिगर में दिखाए गए वेल्डिंग डिफेक्ट को हमें पहचानना है। फिगर थोड़ी छोटी है, आपको गौर से देखना पड़ेगा। जो सीधे हाथ की तरफ आपको एक टी जॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक कलर से एरिया मार्क्ड है, ये आपका वेल्ड मेटल है, मतलब वेल्डिंग होने के बाद ये डिपॉजिट हुआ है वेल्ड मेटल इन दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए। इस काले पोर्शन के बिल्कुल ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, इसको हम अंडरकट कहते हैं, जो वेल्ड टो और पेरेंट मेटल के बीच में बनता है। ये दोष आता है तब जब हमने आवश्यकता से ज़्यादा करंट सेट किया हुआ हो। हाई करंट पर अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो इस तरीके के दोष आने लगते हैं, इसको हम अंडरकट कहते हैं। जो वेल्ड मेटल और बेस मेटल के जो टो है, जहाँ पर इन दोनों का इंटरफेस है, जहाँ ये मिल रहे हैं आके, वहाँ पर एक नाली बन जाती है, उसको हम अंडरकट कहते हैं। पहला आंसर सही है। वाई द सिलेंडर कीज़ आर नॉट रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर से सिलेंडर की चाबियाँ क्यों नहीं हटाई जाती है। ये सवाल गैस वेल्डिंग का है। गैस वेल्डिंग में हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं वेल्डिंग करने के लिए। एक फिलर धातु को पिघलाकर वेल्ड जॉइंट, एक मेटलर्जिकल जॉइंट प्राप्त करते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि पूरे वेल्डिंग करते हुए ये जो चाबी है जो ऊपर आपके ऑक्सीजन के वाल्व को खोलेगी, इस चाबी को उसके अंदर ही क्यों लगा के रखते हैं। इसको लगाने का असल मकसद ये है कि इन केस अगर बैकफायर या फ्लैश जैसी कोई दुर्घटना होने लगे, मतलब बैकफायर कहते हैं कि जब मिक्सिंग चैम्बर में ऑक्सीजन और एसिटिलीन जल जाती है एक छोटे से धमाके के साथ, और फ्लैश कहते हैं अगर ये आग पीछे पाइप तक पहुंच जाए और सिलेंडर की तरफ जाने लगे। इस इमरजेंसी में या इस दुर्घटना की स्थिति में हम तुरंत ऑक्सीजन के सिलेंडर को बंद कर सके, इसलिए हम उस चाबी को उस वाल्व के अंदर ही लगा के रखते हैं, वरना बहुत सारा समय जाएगा चाबी उठाने में और उसको उस वाल्व पर फिट करने में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। अगर आग लगने की दुर्घटना हो रही है तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर की वाल्व को तुरंत बंद कर सकें। आप जानते हैं अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो
आपकी आग नहीं लगेगी। और ये आग कहाँ लग रही है, या तो नोज़ल के अंदर लग रही है या जो पाइप हैं, गैस पाइप हैं, उनके अंदर लग रही है। नोज़ल के अंदर अगर हल्का सा धमाका हुआ है उसको बैकफायर कहते हैं, और अगर ये आग पीछे पाइप तक चली गई उसको फ्लैश कहते हैं, वो आपके पूरे पाइप को ख़राब कर देती है। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी है, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 251, विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले कौन सी प्रक्रिया सिलेंडर वाल्व सॉकेट को उड़ा नहीं देती है वो, जब हम रेगुलेटर को फिट करना चाहते हैं, खास तौर से ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है गैस का, लगभग 125 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बहुत बड़ा प्रेशर है। तो ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन जो वाल्व है उसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह कोई चीज़ जमी हुई हो, अगर हमने बिना साफ़ करे उस पर रेगुलेटर लगा दिया तो ये डस्ट रेगुलेटर को अंदर अंदर चॉक कर सकती है, तो जिससे हमारे गैस की सप्लाई में बाधा आ सकती है और हमारे रेगुलेटर को भी ख़राब कर सकती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम 2-3 बार सिलेंडर की वाल्व को खोलते हैं और बंद करते हैं, झटके से खोलते हैं बंद करते हैं, तो अंदर से जो गैस है वो सॉकेट के ऊपर अगर कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई ऐसा कोई पार्टिकल है जो हमारे रेगुलेटर को चॉक कर सकता है, हमारे पाइप को चॉक कर सकता है या हमारी आगे जाके नोज़ल को चॉक कर सकता है, उसको हटाने के लिए हम उसको बार बार खोलते बंद करते हैं रेगुलेटर लगाने से पहले। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग। ये नाम याद रहेगा आपको, क्रैकिंग कहते हैं। बैकफायर वो नहीं होती, बैकफायर तब होती है जब हमारी फ्लेम, जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं या गैस कटिंग कर रहे हैं और हमारी ज्वाला जो नोज़ल से निकल रही है वो बुझ जाए। और क्यों बुझ जाए, क्योंकि हमारी नोज़ल या तो मेटल पर टच हो गई और या फिर वेल्ड पूल जो है, अगर आपकी नोज़ल उसमें टच हो जाए तब हमारे पास बैकफायर आता है। तो अंदर जो एक मिक्सिंग चैम्बर है उसमें एक धमाके के साथ एसिटिलीन जल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी अंदर है, एसिटिलीन भी अंदर है। इसका उत्तर बैकफायर भी नहीं है। फ्लैशबैक भी मैं आपको बता चुका, अगर ये आग पीछे चली जाए तो उसको फ्लैशबैक कहते हैं। प्रेशर टेस्टिंग उसको नहीं कहते, प्रेशर टेस्टिंग वहाँ होती है जहाँ पर ये सिलेंडर फिलिंग हो रहे हैं, ताकि ये देख लें कि इसमें 125 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आ गया है या नहीं आया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 252, व्हाट इज़ द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है। रेड नहीं होता, रेड या मैरून कलर जो है हमेशा ज्वलनशील गैस का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस नहीं है। वो आग लगने में सहायक जरूर है लेकिन खुद नहीं जलती है ऑक्सीजन। ज्वलनशील जितनी भी गैस होंगी, चाहे वो एसिटिलीन हो, प्रोपेन हो, एलपीजी जो हम घर में यूज़ करते हैं, इनके सभी के सिलेंडर लाल कलर के होंगे या मैरून कलर के होंगे। तो पहला ऑप्शन गलत है और आखिरी ऑप्शन गलत है। ऑक्सीजन का सिलेंडर मैरून और लाल कलर का तो नहीं हो सकता, ये ब्लैक कलर का होता है। इसका सही उत्तर है ब्लैक। और ब्लू जो रंग है वो आर्गन सिलेंडर का होता है। क्वेश्चन 253, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। मतलब जो टॉर्च होती है हमारी गैस वेल्डिंग की वो दर्शाई गई है। इसमें 2 वाल्व आपको दिखाई दे रही होगी, एक ऊपर जिस पे एक्स लिखा हुआ है, एक नीचे जिस पर नहीं कुछ लिखा हुआ है, वो नहीं पूछा जा रहा है। नीचे वाली वाल्व एसिटिलीन गैस को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इस वाल्व को खोलेंगे तो पीछे सिलेंडर से या तो एसिटिलीन सिलेंडर से, जिसको डीए सिलेंडर बोलते हैं, डिजॉल्व्ड एसिटिलीन, और लो प्रेशर गैस वेल्डिंग में एक लो प्रेशर गैस वेल्डिंग जनरेटर होता है, वहाँ से जो गैस आगे नोजल तक आएगी और फ्लेम बनाएगी, ज्वाला बनाएगी, जलने लगेगी, उसको कंट्रोल किया जाता है। ये जो नीचे आपकी वाल्व दिखा रखी है उससे, ऊपर जो ये वाल्व दिखा रखी है इससे ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जाता है, मतलब उसके फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। इसको खोलेंगे तो ऑक्सीजन आने लगेगी, इसको बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ये हैंडल तो नहीं है, हैंडल नहीं होता इसमें। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रखा है ग्रिप, यहीं से पकड़ी जाती है ये टॉर्च। आपने देखा होगा कहीं गैस वेल्डिंग करने वालों को इस वेल्डिंग टॉर्च के साथ। मिक्सिंग चैम्बर यहाँ होता है जहाँ पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों आके मिलती हैं और ये मिक्सचर आगे जाकर जलता है, फ्लेम बनाता है। तो ये मिक्सिंग चैम्बर नहीं है। एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व ये है जो नीचे की तरफ है। तो इसका सही उत्तर हो गया, जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसको हम ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व कहेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फुल फॉर्म होती है पीपीई की। आप सभी जानते हैं, वेल्डर इसको बहुत प्रयोग करते हुए आपने देखे होंगे। ये हैंड स्क्रीन कहलाती है। वेल्डिंग करते हुए हैंड स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। पोर्टेबल स्क्रीन इसको नहीं कहते, होती है पोर्टेबल ही है, स्क्रीन भी है, लेकिन इसका नाम पोर्टेबल स्क्रीन नहीं है। चिपिंग गॉगल भी इसको नहीं कहते, गॉगल कहते हैं चश्मे को, ये चश्मा नहीं है। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन इसका सही उत्तर है। और वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन ये नहीं होती, वो सिर पर पहनी जाती है। इसमें आप देखेंगे हाथ से पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा हुआ है, इसलिए इसको हैंड स्क्रीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 255, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में।
देखिए, आपने आर्क वेल्डिंग की इलेक्ट्रोड जो आमतौर पर आप वेल्डर को यूज़ करते हुए देखें, एक छड़ के तौर पर होती है, उसके ऊपर एक मसाला चढ़ा होता है, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। उस फ्लक्स के प्रकार होते हैं 3, एक को कहते हैं सेलुलोसिक, एक को कहते हैं रूटाइल, एक को कहते हैं बेसिक। सेलुलोसिक जो है वो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस होता है उस फ्लक्स का, और बेसिक जो है वो लाइम यानी कि कैल्शियम कंपाउंड उसका बेस होता है। तीनों फ्लक्स के अपने अपने कार्य हैं। सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड बहुत अच्छी वेल्डिंग के लिए नहीं जानी जाती है, लेकिन हाई पेनिट्रेशन और वेरी गुड फ्यूजन, मतलब पेरेंट मेटल को पिघला देना, वेल्ड मेटल को पिघला देना, ये उसमें बड़ी खूबी होती है। पेनिट्रेशन उसका बहुत अच्छा होता है। आमतौर पर रूट रन के लिए, यानी कि पहली बार जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं जॉइंट को जोड़ने के लिए, वहाँ हम इसको प्रयोग करते हैं, पर इसके लिए बहुत स्किल्ड वेल्डर की ज़रूरत होती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या उपयोग उद्देश्य होता है आर्क वेल्डिंग में। वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिटेड स्लैग। स्लैग उसको कहते हैं, वेल्डिंग के ऊपर आपने देखा होगा एक काली काली परत होती है जिसको चिपिंग हैमर से हटा दिया जाता है, वो स्लैग कहलाता है। तो इसमें स्लैग को हटाना बहुत आसान होता है। यस, ये बात सही है, स्लैग इसमें से आराम से उतर जाता है। बेसिक अगर आपका फ्लक्स है उस पर से स्लैग उतारना मुश्किल होता है, पर रूटाइल फ्लक्स वाली जो इलेक्ट्रोड होती हैं उन पे फ्लक्स उतारना तो बहुत ही आसान होता है, बल्कि अपने आप ही उतर जाता है। तो पहला ऑप्शन ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक तो नहीं लग रहा है मुझे। यूज़ फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील, ये भी सही नहीं है। जो अंदर की धातु की छड़ है उससे मतलब होता है स्ट्रेंथ का, वो किस मटेरियल की है, उसमें आपने क्या क्या एलॉइंग कर रखी है। तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ यूज फॉर लो कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील के लिए तो सारी ही इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होती हैं, सेलुलॉइड वाले फ्लक्स वाली भी, रूटाइल फ्लक्स वाली भी और बेसिक फ्लक्स वाली भी। तो थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं है। इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल पोजीशन। यस, ये भी बात सही है। सेलुलोसिक फ्लक्स वाली इलेक्ट्रोड सभी पोजीशन के लिए उपयुक्त होती हैं, पर वो तो बेसिक भी होती हैं। तो इसमें सही उत्तर तो मुझे कोई सा भी नहीं लग रहा, क्योंकि इसका सही उत्तर होना चाहिए था सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड हम रूट रन के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है और फ्यूजन भी ये बहुत अच्छा कर देती है पेरेंट मेटल और वेल्ड मेटल के बीच में। पर इन चारों में अगर मुझे सबसे सही उत्तर इसका चुनना पड़े तो इसमें डिपॉजिटेड स्लैग को हटाना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। अगर आप में से कोई भी वेल्डिंग के बारे में और अधिक डीप जानकारी चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेल्डिंग की जितनी भी वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, उनका लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल पर सब फ्री है और सब कुछ अवेलेबल है ITI ट्रेड के छात्रों के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिटेड स्लैग। वेल्डिंग के बाद जो ऊपर एक स्लैग की परत जमती है जिसको हम चिपिंग हैमर से या वायर ब्रश से हटाते हैं, उसको हटाना सेलुलोसिक फ्लक्स वाली इलेक्ट्रोड के लिए आसान होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 256, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये एक नॉब दिखाई दे रही है आपको। इस नॉब का उद्देश्य होता है, मतलब जो नोज़ल है उसकी हाइट को बेस मेटल से ऊपर और नीचे सेट करना, क्योंकि इसमें से फ्लेम निकलेगी। ये गैस कटिंग के लिए पग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक पग मशीन है। आप मेरी शॉर्ट की वीडियोज़ में इसको काम करते हुए भी देख पाएंगे। ये जो आपके पास एक नॉब है या नोज़ल आप इसको कहें, नोज़ल वाल्व कहें, इसका उद्देश्य होता है वर्टिकल कंट्रोल करने के लिए, हाइट को एडजस्ट करने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। प्री हीट कंट्रोल वाल्व ये नहीं है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व भी ये नहीं है। ऑक्सीजन कंट्रोल और एसिक्लीन वाल्व यहाँ लगी हुई हैं ऊपर, वो साफ चित्र में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो यहाँ लगी हुई हैं। हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट इस मशीन के पीछे की तरफ, मतलब उस तरफ जो दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पर एक वाल्व लगी होगी, वो होगी हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट। वो इस पूरी असेंबली को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे या पीछे मूव करने के लिए होती है। लास्ट ऑप्शन है वर्टिकल एडजस्टमेंट, ये सही है। पूरी की पूरी असेंबली नीचे जहाँ पर आप कटिंग कर रहे हैं वहाँ आ सकती है या थोड़ा ऊपर उठ सकती है। ये वाल्व ऊपर और नीचे हाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए होती है, वर्टिकल एडजस्टमेंट, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में हाइट को चेंज करने के लिए। ऑप्शन डी सही है। व्हाट इज़ द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है। देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर आपने मेडिकल ऑक्सीजन के भी देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, बहुत छोटे सिलेंडर भी होते हैं जिनकी 2 मीटर क्यूब भी हो सकती है कैपेसिटी। लेकिन क्योंकि हम तो धातु काटने के और वेल्डिंग करने की बात कर रहे हैं तो हमारे सिलेंडर बड़े बड़े होते हैं। आमतौर पर वो 7 मीटर क्यूब के कैपेसिटी के होते हैं सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर हमें पता है 125 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। उस प्रेशर पर कितनी गैस को कंप्रेस करके हम इस सिलेंडर में भर सकते हैं। 7 मीटर क्यूब ऑक्सीजन को हम भर सकते हैं उन सिलेंडर्स में जो आमतौर पर आपने देखे होंगे ऑक्सीजन के सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 258, व्हाट इज़ द इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग। किस उपकरण का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है
गैस काटने के दौरान उड़ने वाली चिंगारियों से शरीर को बचाने के लिए, उसको हम एप्रन कहते हैं, जो आप अपने धड़ पर पहनते हैं। एक एप्रन होता है लेदर का। वेल्डर वेल्डिंग करते हुए आप आमतौर पर एप्रन का प्रयोग करते हुए देखेंगे ताकि वो अपने शरीर को चिंगारियों से बचा सके जो फ्लेम से या आर्क से निकल रही हैं। इसका सही उत्तर एप्रन है। लेदर कैप, कैप तो सिर के लिए होती है, शरीर का मतलब धड़ से कह रहे हैं ये। लेदर शूज़ पैरों के लिए होते हैं। कटिंग गॉगल्स आँखों के लिए होते हैं। इसका सही उत्तर है लेदर एप्रन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 259, हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग। उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं गैस वेल्डिंग में। जब आप गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर चुके हैं, अब आपको वो लौ को बुझाना है, तो सबसे पहले आप एसिटिलीन गैस को बंद करेंगे, शट ऑफ एसिटिलीन गैस। उसके बाद आप ऑक्सीजन गैस को बंद करेंगे। लेकिन अगर बैकफायर हुई है या फ्लैश हुआ है, तब आप ऑक्सीजन को पहले बंद करेंगे और एसिटिलीन को बाद में बंद करेंगे। दोनों में अंतर है बच्चों जी, ध्यान रखना। अगर वेल्डिंग करने के बाद अगर आपको लौ बुझानी है, तो आप एसिटिलीन को पहले गैस के वाल्व को बंद करेंगे, जहाँ से वो जो किसी ऊपर वाले हमने क्वेश्चन में देखा है, जो आपकी वेल्डिंग टॉर्च है उसमें नीचे जो वाल्व लगी हुई है वो एसिटिलीन की वाल्व है। तो पहले एसिटिलीन वाली वाल्व को बंद करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन की वाल्व को बंद करेंगे। अगर आपको नेचुरली गैस को बुझाना है, काम खत्म हो गया, गैस को बुझाना है। लेकिन अगर कोई फायर हुआ है, बैक फायर हुआ है या फ्लैश हुआ है, तब आप पहले ऑक्सीजन वाली वाल्व को बंद करेंगे और फिर एसिटिलीन वाल्व को बंद करेंगे। आपको आसानी हो इसलिए मैं बता देता हूँ। वेल्डिंग टॉर्च में जो ऑक्सीजन का वाल्व होगी उसका रंग या तो काला होगा या नीला होगा, और एसिटिलीन की जो वाल्व होगी वो लाल रंग से दर्शाई जाएगी, वो नीचे की तरफ होती है। तो लाल रंग वाली एसिटिलीन वाल्व होती है, ब्लैक या नीले वाली ऑक्सीजन की वाल्व होती है। अगर आपको लौ बंद करनी है तो पहले एसिटिलीन की वाल्व को बंद करें, फिर ऑक्सीजन की वाल्व को बंद करें। अगर बैकफायर या फ्लैश हुआ है तो पहले ऑक्सीजन की वाल्व को बंद करेंगे और फिर आप एसिटिलीन की वाल्व को बंद करेंगे। तो इसका सही उत्तर है, हमसे तो आग को, फ्लेम को बुझाने के लिए पूछ रहे हैं काम खत्म होने के बाद, तो पहले आप एसिटिलीन वाल्व को बंद करेंगे, फिर आप ऑक्सीजन वाल्व को बंद करेंगे। ऑप्शन डी सही है। वाई हमिंग साउंड इफेक्ट्स ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। चाप वेल्डिंग के दौरान गुनगुनाती ध्वनि प्रभाव क्यों होता है। जब आपने कभी आर्क वेल्डिंग या किसी वेल्डर को वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, तो वेल्डिंग मशीन में से एक हमिंग आवाज़ आती है, बजिंग आवाज़ कहते हैं उसको, ऐसे ऐसे एक जैसे ट्रांसफार्मर में से आवाज़ आती है ना, उस आवाज़ की बात कर रहे हैं कि वो क्यों आती है। वो वोल्टेज की वजह से आती है। लॉन्ग आर्क लेंथ इसका सही है। जैसे जैसे आपकी आर्क लेंथ बढ़ती है तो आपकी वोल्टेज बढ़ जाती है। आर्क लेंथ मतलब जो इलेक्ट्रोड से आर्क निकल रही है और जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है, प्लेट जो नीचे जिस पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, इसकी ऊंचाई, इसके बीच का डिस्टेंस, उसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। वो आर्क लेंथ अगर आपने ज़्यादा की हुई है तो आपको ट्रांसफार्मर में से और ज़्यादा आवाज़ें आएंगी, हमिंग आवाज़ आती है। इसका सही उत्तर है लॉन्ग आर्क लेंथ। विच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज़ इनविजिबल टू नेकेड आई। वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष आंखों से, नग्न आंखों से अदृश्य होता है, मतलब जो ऊपर से देख के इंस्पेक्शन करते हुए आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि ये दोष वेल्डिंग के अंदर कहीं छुपे हुए हैं। उस दोष का नाम बताना है जो ऊपर से देखने में आपको वेल्डिंग में दिखाई नहीं देगा। स्पैटर होते हैं वो पिघले हुए दाने जो वेल्डिंग से छिटक के वेल्ड मेटल पर चिपक जाते हैं, उसको हम स्पैटर कहते हैं। तो वो तो दिखता है ना आंखों से, जहाँ पर आपने वेल्डिंग करी है उसके आसपास अगर दाने चिपके हुए हैं मेटल पर, उसको स्पैटर कहते हैं, वो तो दिखाई देता है। पोरोसिटी यस, ये अंदर होते हैं, वेल्डिंग के अंदर। हो सकता है ऊपर से आपको वेल्डिंग बिल्कुल सही दिखाई दे रही हो, लेकिन अंदर कोई गैप, कोई बबल जैसी कोई चीज़, कोई खाली जगह रह गई हो, हवा ट्रैप हो गई हो। ऊपर वाली जो वेल्डिंग का सतह होती है वो तो वातावरण के संपर्क में होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, तो अंदर से जो गैस निकलना चाह रही है वो ट्रैप हो जाती है, और जब सॉलिडिफाई होता है आपका वेल्ड, जब आपका धातु जमता है तो वो अंदर ही फंसी रह जाती है, उसको हम पोरोसिटी कहते हैं। तो पोरोसिटी वो आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। अंडरकट वेल्ड मेटल और बेस मेटल जहाँ पर वो किनारा आता है वहाँ पर एक नाली बन जाती है, तो वो तो दिखाई देती है हमें आंखों से, तो अंडरकट भी इसका आंसर नहीं है। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, इधर उधर वैसे ही घूम रही है। जहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं उसके अलावा कभी कभी वेल्डर का हाथ जो है ना कहीं और लग जाता है, या कहीं आर्क को शुरू करने के लिए इलेक्ट्रोड को मेटल पर टच किया तो वहाँ पर एक वेल्डिंग का एक आर्क का निशान बन जाता है, उसको स्ट्रे आर्क कहते हैं। वो तो दिखता है आंखों से, उसको हम बाद में ग्राइंडर से ठीक करते हैं। ये दोष होते हैं सारे के सारे, ये होने नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पोरोसिटी वो दोष है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, वेल्डिंग के ऊपर से दिखाई नहीं देगा। यानी जो 4th मॉड्यूल है आपका फिटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी का, उसको कंप्लीट किया। आपको इन सवालों के एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रैक्टिस टेस्ट का भी लिंक है, पूरी फिटर ट्रेड थ्योरी के जितने भी क्लासेस हैं उनका प्लेलिस्ट का भी लिंक है, और वेल्डर ट्रेड थ्योरी की
ऑनलाइन क्लासेस की प्लेलिस्ट का भी लिंक है, उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।